Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. स्टूडेंट्स चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर 7 तकरीबन हमने जो था वो हाफ से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है। और जो प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथाल्पी क्या था? टोटल हीट कंटेंट्स को हम इंथाल्पी कहते हैं, जिसमें हीट इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम, इन दोनों के सम को हम इंथाल्पी कहते हैं। स्टूडेंट्स जब हम इंथाल्पी को मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हीट ओनली, तो यहाँ पे हम इंथाल्पी चेंज, टोटल हीट चेंज को हम इंथाल्पी चेंज कंसिडर करेंगे। कब? जब हमने चेंज इन वर्क को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया होगा या चेंज इन वर्क ज़ीरो होगा। इसी चीज़ को देखते हुए हमने कुछ डेफिनेशन सीखी। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन देखा। स्टैंडर्ड वर्ड आ गया, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन जो थी वो यहाँ पे अप्लाई होंगी, जो कि STP यानी कि आपके पास टेम्परेचर जो था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन और प्रेशर आपके पास 1 atm था। और इसी तरह जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स थे, इनकी जो फिज़िकल स्टेट थी वो भी स्टैंडर्ड फिज़िकल स्टेट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कोई अगर सब्सटेंस जो आम हालात में गैशियस स्टेट में है तो उसकी स्टैंडर्ड फिज़िकल जो कंडीशन है वो गैशियस स्टेट ही है। वाटर नॉर्मली लिक्विड स्टेट में होता है, तो इट मीन्स वाटर की जो स्टैंडर्ड जो फिज़िकल कंडीशन है दैट इज़ लिक्विड। तो हमने डिस्कस किया कि अगर स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे जो है और प्रोडक्ट्स बना देंगे तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस दौरान जो एनर्जी चेंज आया, जो हीट चेंज आया, इसे आप स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन का नाम दे रहे थे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर वो आपने याद रखने हैं, MCQ में ज़रूर पूछा जाएगा उनमें से कि एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं स्टैंडर्ड इंथाल्पी रिएक्शन, एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं। स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट होनी चाहिए रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा साथ ही साथ आपने बताना है कि जो आपके पास रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं है, कंप्लीट होगा रिएक्शन तब हम एनर्जी चेंजेस की बात करेंगे। और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसके बाद हमने सेकंड डेफिनेशन डिस्कस की थी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आपने डेल H नोट F से शो किया था। इसमें क्या था? जब स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, एलिमेंट्स का मतलब A और B एलिमेंट मिलेंगे, मिलने वाले एलिमेंट हैं। मैं अपनी बात को बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जो रिएक्टेंट्स हैं दे मस्ट बी एलिमेंट, कंपाउंड्स नहीं होने चाहिए। जब एलिमेंट्स मिलेंगे और मिल के एक मोल प्रोडक्ट बना देंगे, कंपाउंड दे देंगे आपको, तो ये जो इंथाल्पी होगी ये स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। इसके लिए हमने बात की थी कि एक्सो भी हो सकते हैं, एंडो भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमने जो था वो इसके बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस किया। स्टूडेंट्स इसके बाद हमने इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन को डिस्कस किया कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, एलिमेंट के बारे में बेटे बार बार ये वर्ड यूज़ हो रहा है, समटाइम्स हमें बड़ी बेसिक चीज़ों का पता नहीं होता और हम गुजर जाते हैं। एलिमेंट और एटम में डिफरेंट क्या है? एटम एक सिंगल जो एटम है या जो इनडिविजिबल पार्टिकल जिसे आप एटम का नाम देते हैं, अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलते जाएंगे तो दे विल फॉर्म एन एलिमेंट। मतलब एलिमेंट एक ऐसी स्पीशी जो बिल्कुल एक जैसे एटम्स से मिलकर बनी होगी, आप उसे एलिमेंट का नाम देंगे। अगर आप एक एलिमेंट को हीट करेंगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और एलिमेंट्स जिन एटम्स से मिलकर बना है वो एटम्स अपनी गैशियस स्टेट्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे। अगर एक मोल एटम गैशियस स्टेट में कन्वर्ट कर जाते हैं तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन थी। स्टूडेंट्स ये 3 डेफिनेशन हम थॉरोली डिस्कस कर सके थे अपने लास्ट लेक्चर में। आइए आज इससे नेक्स्ट जो डेफिनेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कंबस्शन और इसी तरह इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को। डियर स्टूडेंट्स, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या आप इसे स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का नाम भी दे सकते हैं। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।
डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसे डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के बाद हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हें भी देखेंगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, और यहाँ पे अगर कोई ऐसी बात जो देखने में आसान है लेकिन उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, उसे भी साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो बेटे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कहते हैं जी कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड amount of heat evolved, यहाँ से हमें पता चला कि ये हमेशा एक्सोथर्मिक जो है वो इंथाल्पी होगी। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड कब? व्हेन 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम एसिड क्या करेंगे? रिएक्ट विद 1 मोल OH नेगेटिव आयंस या हाइड्रोक्सल आयंस फ्रॉम अ बेस to produce या to form 1 mole of water। तो इस दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी वो क्या कहलाएगी? कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसे बेटे आप इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का नाम देंगे। आइए स्टूडेंट्स ज़रा इस डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें भी साथ साथ देख लें। उन्होंने कहा जी कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा ये कब? जब 1 मोल H पॉजिटिव आयंस जो कि एसिड से मिलेंगे ये रिएक्ट करेंगे 1 मोल हाइड्रोक्सल आयन जो कि बेस से मिलेंगे उनके साथ, और क्या कर देंगे? वाटर प्रोड्यूस कर देंगे। स्टूडेंट्स अगर आप इस टॉपिक की हेडिंग को देखेंगे तो आपको वर्ड न्यूट्रलाइजेशन मिल रहा है, और हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एसिड बेस की बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा और बेस एसिड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे दैट विल बी साल्ट एंड वाटर, यानी कि ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, तो न्यूट्रलाइज हो गए। इसीलिए हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आर्हीनियस डेफिनेशन हमें कहती है कि हर वो स्पीशी जो H पॉजिटिव देगी वो क्या है? एसिड है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एसिड से H पॉजिटिव आयन मिलेगा, और जो OH नेगेटिव आयंस देंगे वो बेस हैं, तो इसका मतलब बेस से हमें OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे, और ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद ये क्या करेंगे? 1 मोल वाटर बना देंगे। तो इस दौरान जो हीट इवॉल्व होगी आप उसे नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का। स्टूडेंट्स इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें ज़रा देख लेते हैं हम। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हम डिनोट करते हैं किससे? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी डिनोटेड बाय del H नोट और N। N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज के इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये हमेशा क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मैं इसे भी ब्लॉक में इनक्लोज कर दूंगा ताकि कीवर्ड्स के ऊपर आप इजीली फोकस कर सकें कि दीज आर द कीवर्ड्स। इसी तरह स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए ऑलमोस्ट सेम होती है। इसका क्या मतलब है मैं फर्दर एग्जांपल डिस्कस करते हुए आपसे डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू is same for all strong acids
एंड बेसिस। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस मिलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तो उनके लिए तकरीबन इनकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने इन्हें अच्छे तरीके से याद रखना है। ये बेटे आपसे MCQ में पूछे जा सकते हैं, मैंने इन्हें हाईलाइट कर दिया जी आगे फर्दर। अब इसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। इसके एग्जाम्पल में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एज बेस और HCl एज एसिड, इनका हम रिएक्शन देखेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी एग्जाम्पल इसकी। डियर स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वस सॉल्यूशन में प्लस HCl एक्वस सॉल्यूशन में, जब ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बना देंगे बेटे आपके पास Na पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा, Cl नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा और ये एक्वस सॉल्यूशन में ही मौजूद रहेंगे। यहाँ पे भी और मैंने यहाँ पे भी AQ लिख दिया, प्लस H और OH मिलेंगे और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, वाटर बना देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी H2O और ये हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है। अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि एसिड से H पॉजिटिव आयन और बेस से OH नेगेटिव आयन मिले और इन्होंने मिलके 1 मोल वाटर बना दिया। तो इस दौरान जो हीट इवॉल्व होगी दैट इज del H which is equal to -57.4 किलोजोल पर मोल। डियर स्टूडेंट्स, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। जब भी HCl और NaOH न्यूट्रलाइज होंगे 1 मोल के लिए हमेशा मेरे पास यही वैल्यू आएगी। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, अगर आप उनका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं और 1 मोल वाटर प्रोड्यूस करवाते हैं, तो उससे इवॉल्व होने वाली हीट की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, -57.4 होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ वाटर ही तो नहीं बन रहा मिक्सचर में, ये आयंस भी हैं, ये भी तो मिल सकते हैं। जब ये मिलेंगे, इनके मिलने से भी तो एनर्जी इवॉल्व होगी, ठीक है, जिसे आप लैटिस एनर्जी भी कह सकते हैं या कुछ भी। तो उस एनर्जी को हम क्यों काउंट नहीं कर रहे। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कहती है कि जब आप एक फ्लास्क में अगर एसिड ले लेते हैं, ठीक है, एसिड है तो मैं इसे रेड कलर से शो कर देता हूँ। लेट्स से कि इस फ्लास्क में क्या है, एसिड है, और एक और फ्लास्क लें आप उसमें बेस ले लें, बेस है, मैं ब्लू कलर से शो कर देता हूँ। जब आप इनका रिएक्शन करवाएंगे, आपने इन दोनों को मिला दिया, तो अब जो आपके पास जिस फ्लास्क में रिएक्शन मिक्सचर होगा, उस फ्लास्क में जो एसिड है उसका नेगेटिव आयन और जो बेस है उसका पॉजिटिव आयन एज इट इज़ पड़े होंगे। अगर मैं इन्हीं की एग्जांपल्स को देख लूँ तो मिक्सचर में मेरे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इन द फॉर्म ऑफ आयंस मौजूद होंगे, जबकि H और OH मिलके वाटर बनाएंगे और इनके मिलने से जो हीट इवॉल्व होगी उसे आप नाम देंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का। यहाँ पे एक पैराग्राफ बुक में लिखा हुआ है, ज़रा ज़रूर उसे फोकस कीजिएगा कि जो एसिड है इसका आयन और जो बेस है इसका आयन, ये मिक्सचर में एज इट इज़ मौजूद रहते हैं। सिर्फ H और OH मिलेंगे, ये आपस में रिएक्ट करके जो है वो वाटर प्रोड्यूस करेंगे और उस दौरान जो हीट इवॉल्व होगी वो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए हमने कहा कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू सेम होगी। तो क्या इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू चेंज भी हो सकती है या नहीं? तो डियर स्टूडेंट्स, आप ज़रा फोकस करेंगे इस पे कि किन की वैल्यू ज़्यादा होगी अगर मैं पेयरिंग में बात करूं और किन की वैल्यू कम होगी। स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑर्डर लिखूं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू का, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इनके लिए इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है,
इसके बाद जो कम इससे वैल्यू होगी दैट विल बी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, और लास्ट में वीक एसिड और वीक बेस। स्टूडेंट्स आपने जस्ट ये ऑर्डर याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की होगी, उसके बाद वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और लास्ट में वीक एसिड वीक बेस। बुक में नहीं है लेकिन आप इसे इस ऑर्डर को याद रखिएगा, शायद एमसीक्यू में आपके काम आए। इसके बाद हमने नेक्स्ट डेफिनेशन जो डिस्कस करनी है दैट इज इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस हेडिंग से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इस टॉपिक में हम कंबस्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। कंबस्शन हो रही है तो जब भी कंबस्शन होगी हीट इवॉल्व होगी, तो इट मीन्स कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल of a substance burn completely in the presence किसकी मौजूदगी में? एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ असेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये आपके पास क्या कहलाएगी? कॉल इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को ज़रा देखेंगे हम। उन्होंने कहा कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, मतलब ये कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा ये भी। कब? व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बर्न्ड कंप्लीटली, जब किसी सब्सटेंस का 1 मोल कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, और बर्न होगा किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ असेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इस दौरान जो हीट इवॉल्व होगी उसे आप नाम देंगे इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन का। स्टूडेंट्स, इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम लिख लेते हैं कि आप इसे डिनोट करते हैं किससे? डिनोटेड बाय डेल एच नोट, और कंबस्शन है तो यहाँ पे आप सी लिखेंगे। आप इसे डेल एच नोट सी से जो है वो डिनोट करेंगे। इसके अलावा कौन सा प्रोसेस है? ये हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और इसकी एप्लीकेशन भी हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, बॉम कैलोरीमीटर, और उस एप्लीकेशन से हम इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन जो है वो कैलकुलेट भी करेंगे।
ये दो चीज़ें बेटे आपने याद रखनी है। बाकी इसको मेजर करने का यूनिट वो सारी बातें सेम ही हैं, किलो जूल पर मोल में। कंडीशंस इसकी स्टैंडर्ड, यहाँ पे आप कंडीशंस जो है वो फोकस नहीं करेंगे। तो ये बेटे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं जो एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखेंगे एक। एग्जाम्पल में उन्होंने इथाइल अल्कोहल को कंप्लीटली बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ असेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो हम भी बुक वाली एग्जाम्पल को ही फॉलो करेंगे। C2H5OH, इसे आप नाम देते हैं जी इथाइल अल्कोहल का, और इसकी जो फिजिकल स्टेट है दैट इज़ लिक्विड। आपने क्या किया, आपने इसे बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ असेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखेंगे तो 3O2, ऑक्सीजन की जो फिजिकल स्टेट है दैट इज़ गैसियस स्टेट। जब ये रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के रिजल्ट में हाइड्रोकार्बन है। जब भी हाइड्रोकार्बन बर्न होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा। तो कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे जी 2CO2 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 6 हैं, तो 3H2O। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में होती है, वाटर है तो लिक्विड स्टेट में होगा। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इथाइल अल्कोहल को बर्न किया कंप्लीटली इन द प्रेजेंस ऑफ असेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुआ, और साथ ही साथ असेस अमाउंट ऑफ हीट भी इवॉल्व होगी। और इस केस में जो हीट इवॉल्व होगी उससे आप डिनोट करेंगे किससे? डेल एच सी से, एंड दैट इज -1368 किलोजूल पर मोल। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुई, इस अमाउंट ऑफ हीट को आप नाम देंगे इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की फर्दर मैंने ऑलरेडी बताया कि इससे रिलेटेड टॉपिक हम पढ़ेंगे भी आगे बॉम्ब कैलोरीमीटर में, जहाँ पे हम डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स उनका इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो है वो कैलकुलेट भी करेंगे और डिटेल में आगे फर्दर इसे डिस्कस भी करेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिस्कस किया। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो इस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देंगे। 1 मोल पॉजिटिव आयन और 1 मोल OH नेगेटिव आयन्स हाइड्रोजन के जब ये मिलेंगे फ्रॉम एसिड एंड बेस, तो ये मिल के क्या करेंगे? 1 मोल वाटर देंगे, और इस दौरान जो हीट इवॉल्व होगी उस हीट को आप इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का नाम देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ब्लॉक में इनक्लोज कर दिए और एग्जाम्पल भी हमने इसकी डिस्कस की साथ साथ। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन था। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या है? डेफिनेशन हमने डिस्कस की कि अगर आप 1 मोल किसी भी कंपाउंड को कंप्लीटली बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, असेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो इस दौरान जो एनर्जी, जो हीट इवॉल्व होगी उसे आप नाम देंगे इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिए और उसके बाद हमने इसकी इक्वेशन को भी डिस्कस किया। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ से न्यूट्रलाइजेशन को रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख लेंगे, और बाकी सारी जो डेफिनेशन है इसे भी हम रिमूव कर देंगे ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बाय नेम ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे सॉल्यूशन की फॉर्मेशन की बात हो रही है जी। तो स्टूडेंट्स, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो कहते हैं जी कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड
अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब्ड कब? व्हेन 1 मोल of a substance is dissolved in so much amount of solvent that further dilution causes no heat change, called enthalpy of solution. स्टूडेंट्स अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम तो उन्होंने कहा कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब्ड, के हीट जो इवॉल्व होगी या अब्जॉर्ब होगी, यहाँ से फर्स्ट जो है वो साइड में हमें क्या आइडिया मिलता है कि एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं और एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं। कब? जब 1 मोल सब्सटेंस को आपने क्या किया, डिसॉल्व कर दिया। किसमें? कहते हैं जी कि इतने सॉल्वेंट में के फर्दर सॉल्वेंट आप ऐड कर रहे हैं, डिल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन अब हीट चेंजेस जो हैं वो क्या हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। तो इस पर्पस के दौरान या इस प्रोसेस के दौरान जो हीट इवॉल्व हो या अब्जॉर्ब हुई, इसे आप नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का। स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। तो ज़रा देखिएगा, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई एक बीकर था जिसमें आपने 1 मोल रिएक्टेंट ऐड कर दिया। मैं यहाँ पे रिएक्टेंट शो कर देता हूँ या कोई भी सोल्यूट शो कर देता हूँ, और मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि ये क्या है, 1 मोल सब्सटेंस है। आपने इस बीकर में 1 मोल सब्सटेंस को जो था वो प्लेस किया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने इस बीकर की जो लिड थी, जो कैप थी, उसे इनक्लोज कर दिया और इसमें क्या क्या अरेंज कर दिया, आपने एक थर्मामीटर प्लेस कर दिया। अगर मेरी डेफिनेशन या डायग्राम आपको समझ आ रही हो, आपने एक थर्मामीटर प्लेस कर दिया, ठीक है। इसी तरह आपने क्या किया, एक स्टीरर प्लेस कर दी, स्टीरर की मदद से आप क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली इस सॉल्यूशन को आप शेक करते रहेंगे और यहाँ पे आपने एक ओपनिंग रखी। किसके लिए? आपने सॉल्वेंट ऐड करने के लिए ओपनिंग रखी यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने इस 1 मोल सब्सटेंस में सॉल्वेंट ऐड किया और स्टीरर की मदद से इसे स्टीर करना शुरू कर दिया। सॉल्यूशन बनना शुरू हुआ। कुछ टेम्परेचर चेंजेस यहाँ पर आए और उन टेम्परेचर चेंजेस को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। आपने फर्दर सॉल्वेंट ऐड किया, यानी सॉल्यूशन को आपने डिल्यूट कर दिया। फर्दर टेम्परेचर चेंजेस आएंगे, उन टेम्परेचर चेंजेस को आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं। लेट्स सपोज टेम्परेचर फर्दर रेज हुआ और यहाँ तक आ गया। अब आप क्या कर रहे हैं, दोबारा से सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। थर्ड टाइम जब आप सॉल्वेंट को या सॉल्यूशन को डिल्यूट किया आपने फर्दर सॉल्वेंट ऐड करके, अब थर्मामीटर पे आपको किसी किस्म का कोई हीट चेंज नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो जहाँ तक हीट चेंज अपीयर हुए थे, ये क्या था डियर स्टूडेंट, दैट वाज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए अब ज़रा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के लिए। स्टूडेंट्स इसे आप डिनोट करेंगे del H नोट SOL,
यानी कि इंथाल्पी या स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मे बी एक्सो और एंडोथर्मिक, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे हैं जब आप उनकी फॉर्मेशन करते हैं तो हीट इवॉल्व होती है, और बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे हैं उनके बनने से हीट जो है वो अब्जॉर्ब होगी। तो ये एक दो पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अमोनियम क्लोराइड के लिए अगर आप इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे तो दैट विल बी 16.2। किसके लिए? फॉर अमोनियम क्लोराइड के लिए। अगर आप 1 मोल अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाते हैं असेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो जो जहाँ तक आप हीट चेंजेस नोट करेंगे दैट विल बी अप टू 16.2, यानी कि जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जो बर्तन है, जो बीकर है वो ठंडा होता जाएगा, और जो आपको हीट जो थी वो देनी पड़ी दैट विल बी 16.2। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डेल एच नोट SOL, ये कितनी होगी जी? 16.2। किसके लिए लिखा मैंने? अमोनियम क्लोराइड के लिए। तो इससे हम बल्कि इस तरह लिख देते हैं कि किलोजोल पर मोल। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आप सोडियम कार्बोनेट के लिए देखना चाहेंगे तो -25 फॉर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी -25 किलोजोल पर मोल, यानी कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन थी इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन की। आज हमने 3 डेफिनेशंस डिस्कस की, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, फॉर्मेशन और इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आपने अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं, यूनिक नोट्स ज़रूर देखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट MCQs शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।